डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का मनपसंद कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। चाहे वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी हो, कृषि में नई तकनीक की बात करें, या फिर कैसे आप कृषि जगत की तमाम जानकारियों से, तमाम हलचलों से रूबरू हो सकते हैं, इस बात का भी इस कार्यक्रम में हम ख्याल रखते हैं। कार्यक्रम में 3 सेगमेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर, और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मंत्रालय से पर। हमारा प्रयास होता है कि आप किसानों तक सरकार की तमाम योजनाओं और साथ ही घोषणाओं के बारे में जल्द से जल्द जानकारी पहुंच सके। आइए अब आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो और जानते हैं कि आज क्या विशेष जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की मौजूदगी में एक कैबिनेट में निर्णय पास हुआ है, जिसमें कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में यह निर्णय लिया गया है और इसमें यह योजना चल तो पहले भी रही थी, पिछले साल भी इसमें काम हुआ है, लेकिन वो पायलट बेसिस पर था। उसी में कुछ इम्प्रूव कर और आगे वृहद रूप में इस योजना को नेचुरल फार्मिंग की लाया गया है। इसमें 2481 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1583 करोड़ रुपए केंद्र शासन द्वारा वहन किए जाएंगे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और 897 करोड़ रुपए राज्य शासन द्वारा वहन किए जाएंगे इस योजना के लिए। और यह 15वीं योजना तक इसको लागू किया जाएगा, जो कि 25-26 तक यह रहेगा फाइनेंस कमीशन तक। और नेचुरल फार्मिंग को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें अभी जो हम वो पेस्टिसाइड्स का काफ़ी इस्तेमाल किसान भाई जहरीली कृषि से मुक्त होने के लिए नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें 1 करोड़ किसानों को लाभ दिए जाने का प्रावधान है और इसमें 7.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन को कवर करा जाएगा। 10,000 इसमें बायो रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें जीवामृत, बीजामृत या उससे संबंधित जो भी सामग्री होगी वह मिलेगी। इसी के साथ साथ 15,000 क्लस्टर पंचायत लेवल पर डेवलप किए जाएंगे। इन क्लस्टरों में एक जैसे काम होंगे ताकि एक ग्रुप बनेगा, एक मार्केटिंग के लिए भी हेल्प होगा उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का। और इसके अलावा यह सस्टेनेबिलिटी के लिए भी नेचुरल फार्मिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें 18.75 लाख किसानों को ट्रेंड किया जाएगा, जिनमें भी 30,000 कृषि सखियों का भी योगदान रहेगा उनको ट्रेन करने में। और 2,000 एक से डेमोन्स्ट्रेशन फार्म भी नेचुरल फार्मिंग के लगाए जाएंगे, कि जिसमें करो और सीखो या सीइंग इज बिलीविंग के सिद्धांत पर कार्य किया जाएगा। और यह केवीकेस पर, यूनिवर्सिटीज़ में या फिर रिसर्च फार्म्स में या फिर जो ऑलरेडी बीज फार्म वगैरह है वहाँ पर यह लगाया जाएगा। चारा फार्म है तो 2,000 वो ऐसे मॉडल फार्म रहेंगे, जिनमें कि देख सकते हैं आप नेचुरल फार्मिंग के क्या लाभ हैं, कैसे कर रहे हैं इसको। इसी के साथ साथ रावे जो होता है, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, जो कृषि छात्रों का होता है BSc AG में, उसमें भी इसका समावेश किया जाएगा नेचुरल फार्मिंग का इस योजना के तहत। और साथ ही स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा कोर्सेज भी इसमें किए जाएंगे नेचुरल फार्मिंग पर। तो किसान भाइयों, आपसे अपील है कि नेचुरल फार्मिंग का जो मिशन जिस तरह से सरकार आगे ला रही है, आप भी आगे बढ़िए और नेचुरल फार्मिंग से अपने खर्चे कम कीजिए और ज़मीन को जहरीली होने से बचाइए। आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। हम सभी जानते हैं कि अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है, यानी खेती में उर्वरकों की भूमिका बहुत खास होती है। इसके अलावा इस सच्चाई से भी हम रूबरू हैं कि मिट्टी की उर्वरता लगातार घटती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ उर्वरक उद्योग की बात करें तो उसके सामने भी कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। यहाँ आपको ये भी जानकारी दे दें कि हाल ही में भारतीय उर्वरक संगठन की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहाँ पर तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आइए देखते हैं क्या विशेष रहा। 5 और 6 दिसंबर को आयोजित संगोष्ठी में 4 तकनीकी सत्रों का आयोजन हुआ, जिनमें देश विदेश से कुल 17 वक्ताओं ने अपने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए।
प्रेजेंटेशन में उर्वरक क्षेत्र में हो रहे सुधारों, इनके विश्व बाजार, भविष्य की संभावनाओं, कृषि और उर्वरक में नवाचार के अलावा डिजिटल कृषि, जैविक खेती और टिकाऊ कृषि पर व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा उर्वरक क्षेत्र में हरित अमोनिया के इस्तेमाल पर भी बात हुई। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है, जो हमारे सारे जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स का एक एसोसिएशन है, जिसमें मोर देन 25 रेगुलर मेंबर्स हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। कि हमारा जो कॉन्फ्रेंस होता है हर साल दिसंबर में इसी टाइम पे होता है दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसके सारे की प्लेयर्स इंडिया में आके हमारे इंपोर्टर से मिलते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरर से मिलते हैं और इस दौरान जो भी नया प्रोडक्ट्स होता है और जो नए टाइप्स होते हैं अगले साल के लिए, अगले साल के रबी और खरीफ के लिए, उसका डिस्कशन होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है ग्लोबल फर्टिलाइज़र कैलेंडर में। और हर साल हमने देखा है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ से उभर के आए हैं और हमें इस बार भी उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में और एग्री टेक के बारे में जो डिस्कशन होगा, इससे ज़रूर हमको हमारे एग्रीकल्चर को फ़ायदा होगा और इसका जो भी नतीजा निकलेगा इसको हम भरपूर सरकार को बताएंगे और बाकी इंडस्ट्री प्लेयर से भी शेयर करेंगे। आज एनुअल फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है यहाँ पे, हर साल जो होता है। तो हमने अभी सेमिनार में कहा कि पिछले 50 साल में जो परिवर्तन, जो कंट्रीब्यूशन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ने की है फार्मर्स के लिए, जिससे कि क्या हुआ है कि इंडिया की फूड सिक्योरिटी जो पहले एक बड़ी चिंता की बात थी, आज वो इट इज़ गॉन बैक बहुत ही अच्छी तरह से। इंडिया इज़ नाउ सिक्योर इन टर्म्स ऑफ इट्स फूड रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज़ ये है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है इतने सालों में, जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ, दैट इज़ आवर कंट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स। तो इससे काफ़ी चेंज आया है और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ने दिन रात मेहनत करके अवेलेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, सोर्सिंग, हर तरीके से सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके हमारी कंट्रीब्यूशन की है फार्मर्स के लिए। तो वो हम करते रहेंगे और गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें रहे, वही इच्छा हम रखेंगे कि फेयरनेस और अवेलेबिलिटी और प्राइसेस में हमें हेल्प मिले। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा खास कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए हम नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और इसको लेकर काफ़ी गंभीर कदम भी उठाए जा रहे हैं। चाहे वन संरक्षण की बात करें, संवर्धन की बात करें या फिर कृषि वानिकी, इन सभी को आगे प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर प्रभात तिवारी से कि किस तरह की पहल की जा रही है ताकि वन संरक्षण और संवर्धन को बढ़ाया जा सके और किसानों को भी कृषि वानिकी के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उनसे बात की हमारे सहयोगी हैदर जैदी ने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और इस वक्त हम रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और आज हमारे साथ एग्रो फॉरेस्ट्री के साइंटिस्ट डॉक्टर प्रभात तिवारी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। नमस्कार।
साइंटिस्ट डॉक्टर प्रभात तिवारी, मैं आपसे यही समझूंगा एग्रो फॉरेस्ट्री आखिर है क्या और एग्रो फॉरेस्ट्री में किस तरह से चयन किया जाता है फलों का, पौधों का, वो हमारे दर्शकों को बताइए सबसे पहले। जी, सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी जहाँ पर हम खड़े हैं यह विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कृषि वानिकी का मॉडल ही है। कृषि वानिकी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वह होता है वृक्ष। जब हम वृक्ष के साथ कोई भी परंपरागत फसलें या चारा या किसी भी प्रकार की औषधि पौधे, फल एवं सब्जियों का प्रयोग करते हैं, कृषि वानिकी माध्यम कहलाता है। इसमें वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, तो वृक्ष महत्वपूर्ण होता है। वृक्षों का चयन कैसे किया जाता है, कौन से वृक्ष लगाने चाहिए कृषि वानिकी के अकॉर्डिंग, और क्या इस मॉडल पर आप बता पाएंगे कि कौन कौन से वृक्ष लगाए गए हैं, क्या उससे लाभ होता है, वो सारे चीज़ें हमारे दर्शकों को बता पाएंगे आप? जी, कृषि वानिकी में जो वृक्षों का चयन होता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम वृक्षों की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वृक्षों की जो सीमा होती है, अर्थात वृक्षों का जो जीवन चक्र होता है वह काफ़ी लंबा होता है। तो कृषि वानिकी में जब भी हम वृक्षों का चयन करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कृषि वानिकी में जो वृक्ष हैं वह कम आयु के हों, अर्थात 5 से 10 वर्ष की आयु की उनकी सीमा हो, जिससे कि किसान जो है वह कम समय में भी वृक्षों से आमदनी इकट्ठा कर सकता है। जैसे जो अभी हम यह वृक्ष देख रहे हैं, यह मुख्य रूप से गम्हार का वृक्ष है और कदम्ब का वृक्ष है। ये वृक्ष अभी 3 वर्ष के हो चुके हैं। जब हम 5 से 7 वर्ष में पहुंचेंगे तो इन वृक्षों को काट दिया जाएगा। तो कभी भी हमेशा ये ध्यान में रखें कि कम आयु के वृक्षों का चयन करें, साथ ही साथ वृक्ष की निरंतर कटाई छटाई करके उसे इस प्रकार सुनियोजित करें कि वह फसलों के साथ सूर्य के प्रकाश हो, इसके साथ साथ इरिगेशन हो, जल का हो और पोषण का हो, इसकी आपस में प्रतिस्पर्धा ना करे, जिससे कि फसलों को भी उपयुक्त माध्यम मिल सके वृद्धि करने का और हमारे पेड़ भी उसी गति से वृद्धि कर सकें और वह कृषि वानिकी माध्यम में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे सकें। कृषि वानिकी को लेकर अगर बार बार हम जिक्र कर रहे हैं आमदनी का, ऐसे किसान जो कृषि वानिकी में फलों का चयन, सब्जियों का चयन, या फिर ऐसे कौन से पौधे हैं जो सबसे ज़्यादा लाभ देते हैं, सबसे ज़्यादा फायदा हमारे किसान भाइयों को पहुंचाते हैं? जैसे अभी हम परंपरागत खेती कर रहे हैं किसान, तो हमारा मेन उद्देश्य यह होता है कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारा जो भूभाग है वह वेस्टलैंड के रूप में जाना जाता है, अर्थात उस भूभाग पर अभी कुछ भी खेती नहीं हो सकती। उस अवस्था में यदि हम कृषि वानिकी का मॉडल अपनाएं और जलवायु अनुसार और मृदा अनुसार ऐसे वृक्षों का चयन करें जो तीव्र गति से बढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ खेतों की मेढ़ों पर अगर हम वृक्ष लगाएं तो भूमि का समुचित उपयोग भी होगा, साथ ही साथ वो किसानों की आमदनी का एक अतिरिक्त स्रोत भी बनेगा। और अभी जो हमारे देश में पोषण सुरक्षा की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो हम कृषि वानिकी में कुछ फलदार वृक्ष भी जलवायु अनुसार, मृदा अनुसार लगा सकते हैं। तो उस फलदार वृक्षों से हमारे पोषण सुरक्षा भी होगी, साथ ही साथ उन वृक्षों से किसान आमदनी भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि फलों की बाज़ार में बहुत ज़्यादा मांग होती है और किसान उसको बेचकर, फल सब्जियों को बेचकर बहुतायत में अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। तो लगातार हम आमदनी पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आप साइंटिस्ट हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री आपका डिपार्टमेंट है, क्या कोई सामग्री किसानों को यहाँ से उपलब्ध कराई जाती है या वो कैसे चयन करें उसका? जी, सबसे पहले कृषि वानिकी माध्यम अगर किसान भाइयों को अपनाना है तो हम यह सलाह देते हैं कि अपने भूमि का कुछ ना कुछ भाग वह कृषि वानिकी के लिए ज़रूर निर्धारित करें। अपनी परंपरागत खेती से हट के कृषि वानिकी के मॉडल जब किसान अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी में इजाफा भी होगा, भूमि का समुचित उपयोग होगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वृक्ष की प्रजातियों का चयन। तो एक बार अगर किसान भाई ये निर्धारित कर ले कि हमें किन वृक्षों को लगाना है, तो उसके बाद बात आती है उसकी पौध सामग्री की। तो पौध सामग्री के लिए कई तरह के स्रोत हैं, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना होता है कि हमें एक नॉन स्रोत से और एक निर्धारित स्रोत से उन वृक्षों को परचेज करना चाहिए या ऐसे प्लांटिंग मटेरियल को लेना चाहिए। इसके लिए वन विभाग भी निरंतर कार्य कर रहा है और वन विभाग ने भी नर्सरियां स्थापित की हैं, जिन नर्सरियों से किसान भाई उन्नत प्रजाति के वृक्ष को
ले सकता है। साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय में भी किसान भाई जो नर्सरी है वहाँ से इस प्रकार के वृक्षों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की एवं भारत सरकार की कई प्रकार की योजनाएं भी चल रही हैं, जिसके तहत किसानों को उन्नत प्रजाति के कृषि वानिकी के वृक्ष उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो किसान भाई वहाँ से ये वृक्षों को लेकर और अपने कृषि वानिकी माध्यम में लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा कृषि वानिकी को आगे बढ़ाकर उससे मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे किसान भाइयों को एक साइंटिस्ट होने के नाते एग्रो फॉरेस्ट्री का? देखिए, किसान भाइयों को संदेश देना, क्योंकि वास्तविक अर्थों में किसान ही वो हैं जो इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। हम सब लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है। हम सब जानते हैं वृक्ष लगाना बहुत आवश्यक है, न केवल मुनाफे की दृष्टि से अपितु वातावरण की दृष्टि से भी। तो अगर हम ऐसा विकास चाहते हैं देश का जो कि हमको शुद्ध वायु मिले, हमको छाया भी मिले, हमको फल भी मिले, हमको आमदनी भी ज़्यादा बढ़े और हमारी फसलों में वृक्षों का सकारात्मक प्रभाव पड़े, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा और वृक्ष अवश्य लगाना होगा। तो आज हम यही किसान भाइयों को संदेश देते हैं कि कृषि वानिकी को अपनाएं, जहाँ भी जगह मिले वहाँ वृक्ष लगाएं, खेतों की मेढ़ों पर वृक्ष लगाएं और ऐसा माहौल वातावरण बनाएं कि हम अधिकाधिक अपने देश को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को अधिकाधिक वृक्ष लगाकर हरित प्रदेश बनाकर और इस भारत देश में इसको आगे बढ़ा सकें। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रभात तिवारी आपका, बेबाकी से सारे सवालों के जवाब आपने दिए और हमारे किसान भाई उससे लाभान्वित होंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल दूरदर्शन किसान के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक का है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ, तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। जी हाँ, फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में हम बात करते हैं उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर आप किसानों के लिए हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम बात करेंगे ई-नैम के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि उन्हें अपनी फसल का अच्छा भाव मिल सके, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है।
इसीलिए सरकार उन तमाम बिंदुओं पर ध्यान दे रही है जिससे बाजार को पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जा सके, किसानों तक बाजार की पहुंच हो और किसान अपनी उपज को अच्छे भाव पर बेच सके। इन्हीं में से एक है ई-नैम। कैसे हमारे किसान घर बैठे ही एक क्लिक से देश के किसी भी कोने में अपनी उपज को अच्छे भाव पर बेच सकते हैं। आइए जानते हैं ई-नैम के बारे में विस्तार से। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नैम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नैम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नैम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में कुछ और ऐसी ही जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। भारत है हम सीजन 1 की अपार सफलता के बाद क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय फिर से एक बार आ रहे हैं लेकर फ्रीडम फाइटर्स की नई कहानियां। करो और मरो, इंकलाब जिंदाबाद। भारत है हम का सीजन 2 लेकर आ रहे हैं हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर।
मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार। पहले के ज़माने में किसान हंसिए से अपनी पूरी फसल काटते थे। उसके बाद फसल से अनाज को अलग कर लेते थे और फिर बची हुई पराली का इस्तेमाल वो अपने जीवन में अलग अलग तरीके से करते थे। पुराने समय में जब कृषि मुख्य आजीविका थी, तब पराली का उपयोग हर घर में बड़े ही सोच समझकर किया जाता था। सबसे पहले ये जानवरों के लिए बहुमूल्य चारा हुआ करती थी। हम लोग पहले ना पराली ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਦ स्वस्थ खाद ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ सके। पराली सिर्फ जानवरों के चारे के रूप में ही नहीं, बल्कि उसका उपयोग खेतों में भी होता था, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती थी और ये फसल के लिए एक प्राकृतिक खाद का काम करती थी। ठंड के मौसम में पराली का उपयोग पशुओं और ग्रामीण घरों के बिछौने के रूप में भी होता था। ग्रामीण घरों की छतों में भी पराली का उपयोग किया जाता था। पराली के उपयोग से बने हस्तशिल्प जैसे टोकरी, बिन्ना, चटाई आदि किसानों की आय के साधन हुआ करते थे। पराली का भी एक बहुमूल्य संसाधन थी। ये हमारे पूर्वजों की सूझबूझ और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। हम पारंपरिक रूप से पराली को जला नहीं रहे थे, इसलिए हमें स्वच्छ वातावरण मिला। पर आज हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? दूषित वातावरण और बीमारियां। क्या पराली कोई समस्या है? नहीं, पराली जलाना एक समस्या है। पराली तो एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। एक टन धान के भूसे में लगभग 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस पेंटॉक्साइड, 25 किलोग्राम पोटेशियम ऑक्साइड, 1.2 किलोग्राम सल्फर, चावल द्वारा अवशोषित 50 से 70% सूक्ष्म पोषक तत्व और 400 किलोग्राम कार्बन पाया जाता है, जो धान की पराली जला देने से नष्ट हो जाता है। इस नुकसान के अलावा अनाज के पोषक तत्व, मिट्टी के कुछ गुण जैसे मिट्टी का तापमान, पीएच, नमी, उपलब्ध फास्फोरस और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ भी काफी प्रभावित होते हैं। पराली को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है। साथ ही खाद खर्च पर 1500 से 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर की भी बचत होती है। आधुनिक समय में यदि पराली का हम सही उपयोग करें तो ये पर्यावरण और कृषि के लिए वरदान साबित हो सकती है। जैसे हम फसल से लाभ उठाते हैं, वैसे ही पराली से भी लाभ उठा सकते हैं। मशीनों से बनाए पराली के गट्ठरों को फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जा सकता है, जहां इससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, जो पर्यावरण अनुकूल हैं। पराली से बनने वाली वस्तुओं का एक बहुत बड़ा बाजार है। आज आधुनिक मशीनों द्वारा ऑर्गेनिक डिस्पोजेबल बर्तन जैसे दोना, पत्तल बनाए जा रहे हैं। इनकी बाजार में बहुत ही मांग है। साथ ही पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। ये बायोडिग्रेडेबल, आग प्रतिरोधी और डीकंपोजेबल है। पराली को पैकिंग सामग्री में भी उपयोग करते हैं। पराली से घर में उपयोग की जाने वाली सजावट की चीजें भी बनाई जाती हैं। आज भारत में पराली से बने हस्तशिल्प का भी बहुत बड़ा बाजार है। पराली से बायोब्रिक भी बनाए जाते हैं, जिनसे बने घर के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से लगभग 6 डिग्री तक कम रहता है। बायोब्रिक इंसुलेटर की तरह भी काम करता है। पराली से बायोगैस भी बनाई जाती है। इसका उपयोग ग्रामीण इलाकों में बिजली और खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। इससे जैविक खाद का भी उत्पादन होता है। पराली पर मशरूम की खेती भी की जाती है, जो बाद में जैविक खाद का काम करती है। किसान पराली बेचकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होगी। अब समय आ गया है कि हम सही चुनाव करें और पराली को संसाधन में बदलें।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।